हेलो स्टूडेंट्स, समानता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का अध्ययन करने के पश्चात आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं शेष मौलिक अधिकारों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद संपत्ति के मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो आज भारतीय नागरिकों के पास केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। ये मौलिक अधिकार हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इससे पहले के लेक्चर में समानता का मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बारे में विस्तृत चर्चा करने के पश्चात आज हम शेष 4 मौलिक अधिकारों को डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी समानता के मौलिक अधिकार के बारे में मैं आपको एक बार फिर संक्षेप में बता रही हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता, राज्यों के अधीन नौकरियों के समान अवसर और सामाजिक समानता प्रदान की गई है एवं समानता की स्थापना के लिए उपाधियों का निषेध किया गया है। इसी तरह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार वर्णित है हमारे संविधान में, जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता तथा उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता सम्मिलित है। तो इनके बारे में विस्तृत चर्चा हम इससे पहले के लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज नेक्स्ट जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। जो अनुच्छेद 23 है वो बेगार तथा किसी भी प्रकार का जबरदस्ती लिया हुआ श्रम उसको उसमें निषिद्ध ठहराया गया, मना किया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी से जबरदस्ती कोई कार्य करवाता है, जबरदस्ती हम किसी से मजदूरी करवाते हैं, तो इसका मानना यह है कि हम संविधान के अनुच्छेद 23 की उल्लंघना कर रहे हैं और जिसकी उल्लंघना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। इसे इसलिए मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है क्योंकि भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान थी, जिसके अनुसार हरिजन, श्रमिक तथा स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। तो उन अत्याचारों से बचाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 23 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करवाया जाएगा। इसी तरह जो अनुच्छेद 24 है वो बाल श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। भारत के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, राज्य हैं, उसमें हम देखते हैं कि शोषण का एक रूप हमें बंधुआ मजदूरी के रूप में देखने को मिलता है। तो इस बंधुआ मजदूरी को खत्म किया गया है विभिन्न कानूनों के द्वारा और बाल श्रम का निषेध किया गया है कि 14 वर्ष से छोटे बालक से किसी भी प्रकार का मुश्किल या जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करवाया जा सकता। ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है
उसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। इसमें जो अनुच्छेद 25 है वो भारतीय नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य संबंधी उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है। कोई भी हम धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं, हमें अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। और इसी अनुच्छेद के तहत जो सिखों द्वारा कृपान धारण करना भी शामिल है। तो अनुच्छेद 25 हमें क्या कहता है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हमें अपने धर्म को मानने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन साथ में एक इसमें वो कहा गया है कि ये कार्य हम सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य संबंधी उपबंधों के अधीन रहते हुए ही कर सकते हैं। इसी तरह जो अनुच्छेद 26 है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब धार्मिक कार्य कौन कौन से हैं? यानी कि धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना, उनके पोषण का अधिकार, धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार, ठीक है, चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। अर्थात अनुच्छेद 26 के अंतर्गत व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, तो ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, ये सभी धर्म के लोगों को यह अधिकार देता है कि वो अपने धर्म से संबंधित धार्मिक संस्थाओं की स्थापना एवं उनका पोषण कर सकते हैं। इसी तरह जो अनुच्छेद 27 है उसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय के उन्नति के लिए लगी हो। हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने आय का एक भाग धार्मिक मामलों में यदि खर्च करते हैं तो आय के उस भाग पर राज्य सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का टैक्स या कर नहीं लगाया जा सकता। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए खर्च हुई हो। इसी तरह जो अनुच्छेद 28 है, अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। राज्य सरकार से सहायता प्राप्त जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से जो धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है वो भारतीय नागरिकों को धर्म के मामले में स्वतंत्रता प्रदान करता है और साथ ही जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये था धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। नेक्स्ट अधिकार आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। क्या है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार? हमारे संविधान के द्वारा
भारत के सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। अर्थात अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण करने के लिए अल्पसंख्यक वर्ग है जो वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 29 में की गई है। केवल भाषा, जाति, धर्म तथा संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकेगा। यानी भारत में जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें किसी विद्यार्थी को इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि आप अमुक धर्म या जाति से संबंधित है। इसमें जाति, धर्म और भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार तो है, लेकिन जो राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह जो अनुच्छेद 30 है, 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की संस्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा, जिसका यह अर्थ निकलता है कि जो भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं वो अपने धर्म के लिए अपने धर्म से संबंधित शैक्षणिक संस्था का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो शैक्षणिक संस्था का निर्माण किया जाएगा उसमें राज्य सरकार द्वारा अनुदान देने में किसी भी प्रकार का इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो किसी धर्म या भाषा पर आधारित है। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकारों के माध्यम से नागरिकों को भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार प्रदान किया गया। अब लास्ट जो मौलिक अधिकार आता है जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है और जो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कहा जाता है कि यह अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके माध्यम से भारत के नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, और वो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनका क्रियान्वयन आवश्यक है। मान लीजिए भारतीय संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार दिए गए हैं यदि उनको क्रियान्वित नहीं किया जाता तो वो अर्थहीन सिद्ध होंगे। तो संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य से संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी संविधान में स्थान दिया गया है, जिसका अभिप्राय यह है कि नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। मान लीजिए कि राज्य सरकारों के द्वारा किसी कानून के माध्यम से या किसी आदेश के माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की उल्लंघना की जाती है तो संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के माध्यम से नागरिक न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, और इन न्यायालयों के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित उन सभी कानूनों को अवैध घोषित कर दिया जाएगा यदि वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। तो ये कौन कौन से हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार? सबसे पहले आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी
कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्या अभिप्राय है। इसमें यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया। मान लीजिए यदि किसी भारतीय नागरिक को बिना कोई कारण बताए बंदी बना लिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है, तो उस नागरिक के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में यह प्रार्थना की जाती है कि उसे बिना कोई कारण बताए बंदी बना लिया गया। तो इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाई गई व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय उस बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। और यदि न्यायालय को यह लगता है कि उस व्यक्ति को अनुचित या अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तो फिर उसे वो आज़ाद कर सकता है, मुक्त कर सकता है बंदी से। तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसी तरह नेक्स्ट आता है परमादेश। अब परमादेश क्या है? परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। अर्थात जो कार्य सरकार के या शासक वर्ग के अधिकारी वर्ग द्वारा किया जाना चाहिए, यदि वे अधिकारी अपना कार्य नहीं करते तो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है और न्यायालय उन पदाधिकारी को या उस पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी कर सकता है। इसी तरह नेक्स्ट जो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के अंतर्गत आता है वो है प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायालयों को जारी करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। देखिए, जो मामले या जो केस उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पास जाने चाहिए, यदि उन पर कोई अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कार्यवाही की जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश जारी कर सकता है कि वो उस पर कार्यवाही न करे, यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। नेक्स्ट आता है उत्प्रेषण। यह आज्ञा पत्र किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है। कई बार व्यक्ति यह चाहता है कि उसके मामले में जो सुनवाई है वो उच्च न्यायालय में की जाए, तो इस आज्ञा पत्र के माध्यम से वो यह अपील कर सकता है कि इस विवाद की सुनवाई उच्च न्यायालय में की जाए। वो इसलिए कि जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपभोग न करे या अपनी शक्ति का दुरुपयोग वो न्यायालय या वो संस्था न करे। इस आज्ञा पत्र के आधार पर उच्च न्यायालय निम्न न्यायाधीशों से किन्हीं विवादों के संबंध में सूचना भी प्राप्त कर सकता है। और लास्ट आता है अधिकार प्रेक्षा। शायद यहाँ नहीं लिखा गया है, आप नोट कर सकते हैं। अधिकार प्रेक्षा, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार प्रेक्षा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से
नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा किया गया। धन्यवाद।